एक पैंट मैंने 17 दिन लगातार पहनी। मैंने कभी किसी को बताया नहीं था कि मुझे एक्टिंग बहुत पसंद है। जब मैं एक्टिंग करता हूँ वो कैरेक्टर में पूरा इन्वॉल्व होके करता हूँ। कहते हमें तो जेठाप्रा चाहिए, अच्छा। लेकिन साथ में सोडी भी चाहिए। कि आप ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं। उसने मतलब सीधे बोल दिया आप सोडी पाजी जैसे दिख रहे हो। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। मैं हूं खुशबू हजारे। लास्ट ईयर जब 12th फेल फिल्म आई थी तो इस फिल्म ने हम सबको एक शब्द सिखाया था। इस शब्द में बहुत पावर है। ये शब्द था रीस्टार्ट। और आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है वो भी अपने करियर को रीस्टार्ट कर रहे हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में। पहले इन्होंने एक अच्छा खासा टाइम बिताया इंडस्ट्री में, हाईएस्ट रनिंग शो का ये हिस्सा रहे। उसके बाद एक गैप आ गया और अब फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। खैर, इतनी इमोशनल बातें मैं अभी नहीं करूंगी क्योंकि अभी वक्त हो गया है पार्टी शार्टी का हमारे सोडी यानी कि गुरचरण के साथ। गुरचरण जी, वेलकम टू बॉलीवुड ठिकाना। थैंक यू खुशबू जी। और आपने जो इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छा लगा और एक्चुअली रीस्टार्ट सुन के मेरे को और भी ज्यादा जोश आ गया है। थैंक यू। वैसे आपको बता दें कि आज गुरचरण जी से हम बहुत ही स्पेशल ओकेजन पर मिल रहे हैं। वो स्पेशल ओकेजन क्या है इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि अभी हम बहुत सारी बातें करना चाहते हैं गुरचरण जी से। गुरचरण जी स्क्रीन पर कैसे हैं? तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में ये क्या करते थे? पार्टी शार्टी करते थे, मस्त रहते थे। लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानेंगे, तारक मेहता से पहले की लाइफ में, तारक मेहता के बाद की लाइफ में और बीच में जब 25 दिन ये गायब रहे उसके बारे में भी जानेंगे। गुरचरण जी, वेलकम अगेन। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि लेडी सोडी बैठी है मेरे सामने एकदम जोश में। खुशबू जी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं भी ऐसा ही हूँ, जोश में बात करता हूँ, हंसता रहता हूँ। अभी थोड़ा सा सीरियसनेस भी ज्यादा आई है, लेकिन अदरवाइज मैं भी ऐसे ही रहता हूँ कि खुश रहो, मौज में रहो और रब जी से जुड़े रहो। लेकिन उससे हमें आपकी एक अलग साइड देखने को मिली कि आप कितने स्पिरिचुअल हैं और बहुत गहरे हैं। वो तो मुझे नहीं पता, वो रब जी को पता है। लेकिन ये इसके लिए मैंने हमेशा डैडी मम्मी को थैंक यू कहा है क्योंकि जब हम लोग छोटे होते थे तो गुरुद्वारा साहब ले जाते थे और वहाँ पे वो फिर कहते थे कि भाई सीधे मत्था टेक के लंगर खा के घर नहीं जाना है, यहाँ पे कीर्तन भी सुनो, कथा सुनो, सेवा करो। तो वो सब करवाते थे। तो वो तब से था हमारे अंदर। और फिर वो मंत्र जाप भी होते हैं बहुत सारे, तो वो भी करवाते, जैसे मूल मंत्र है, वाहिगुरु मंत्र है। तो वो आदत शुरू से ही पड़ी हुई थी। आपके बचपन के बारे में बताइए ना, कहाँ बचपन बीता और कैसा था बचपन? जी, मेरी पैदाइश वैसे दिल्ली की है। मैं पक्का दिल्ली से हूँ। अच्छा। और दिल्ली है दिल वालों की। एक्चुअली मैं इसको फील करता हूँ। खाने के मामले में ज्यादा बोल नहीं सकता क्योंकि आजकल मैं कुछ खा नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं खा रहे? हम जानना चाहते हैं। आप फिट भी बहुत लग रहे हैं, तो क्या आप डाइट कर रहे हैं? कोई स्पेशल डाइट है? अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं कैमरे के आगे दिखा देता हूँ। मेरी जो ये पैंट है, जो भी मतलब मैं पहन रहा हूँ, ये सब मैंने खरीद के रखी हुई थी, मैंने पहनी नहीं थी। तो अभी मौका मिला तो जब मैंने पहनी तो पहले ये मुझे एक्चुअली फिट आनी बंद हो गई थी। तो मैं थोड़ा वेट ज्यादा बढ़ गया था। अब ये हालात हो गया कि बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट करके पहनी हुई है क्योंकि फिट नहीं आ रही है, इतनी लूज हो गई है। कैसे इतना वेट लूज किया? मतलब क्या हुआ, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे? जी बस रीस्टार्ट कर रहे हैं, जैसे आपने शब्द लिया, जो रीस्टार्ट हो रहा है। तो मैं एक्चुअली रीस्टार्ट 4 साल से करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब से आपने तारक मेहता का शो छोड़ा था उसके बाद से? जी, तारक मेहता से होने के बाद एक्चुअली उस समय तो मैं पूरा स्पिरिचुअल उसमें ही था कि मुझे लगता था कि कुछ नहीं रखा है क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा था और मुझे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था कि यार कुछ नहीं रखा है, बस रब से जुड़ो, वो सबसे बेस्ट है। अच्छा। वैसे ही था। और मैं पंजाब चला गया था एक्चुअली, मुंबई छोड़ के पूरा। अच्छा। वहाँ पे जाके मैं फिर इस तरफ लग रहा हुआ था। लेकिन फिर क्या कि आपकी जितनी भी सेविंग्स हो वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं क्योंकि एक्सपेंसेस तो आपके भी हैं, मेरे को घर के भी देखने होते थे, सारी चीज़ें थी। मम्मी पापा को भी आप ही देखते हैं? यस, मैं ही देखता था। लेकिन वो कि यही है कि आपको सही ढंग से डिसीजंस भी लेने चाहिए, खासकर फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं। तो वो अब अर्निंग्स पे मुझे लगा कि अब करनी ज़रूरी है क्योंकि सेविंग्स का एक तकाजा होता है जो। तो मैंने फिर बहुत सारे बिजनेसेस करने की कोशिश की। मेरे को बिजनेस में मतलब कामयाबी नहीं मिली, मैं फेलियर है। जैसे मैं सोशल मीडिया का ही उस समय करना चाहता था, किसी को मैंने हायर भी किया था, उनको पेमेंट भी की थी। तो उनको मैंने जब फर्स्ट टाइम वीडियो भेजा तो वो वीडियो में वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा करो वैसा करो। फिर रील्स बनाना, सोशल मीडिया ग्रो करना। एक्चुअली यूट्यूब का हम लोग सोच रहे थे जी, क्योंकि मुझे इसकी इतनी जानकारी नहीं थी। तो मुझे लगा इस समय सही है कि इसको करना चाहिए क्योंकि मैं उस समय जो मेरा दौर था वो अलग टाइप का था। मतलब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी रहा हूँ। अच्छा। मैंने खुद बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। और किस चीज़ की ट्रेनिंग की? पर्सनालिटी डेवलपमेंट की मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। और मेरे जो फर्स्ट बॉस थे तो उधर मैंने बहुत कुछ सीखा था। और उनका नाम भी असिति था।
तो उनके साथ बहुत अच्छा रहा मेरा। और मैं जब उनके पास गया था, अब आप ये बात निकाल रहे हैं तो मैं बोल देता हूँ कि मैंने उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली अटेंड किया था। मैं एक टाइम पे बहुत शर्माता था। अभी तो मेरे को ये बिफोर तारक मेहता की बात कर रहे हो? बिफोर तारक मेहता जी। की बात कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा शर्माता था, मुझसे बात भी नहीं होती थी। और लड़कियों को देख के तो मैं भाग जाता था, ऐसा होता था। अच्छा। मैं बहुत शर्माता था एक्चुअली, मैं Shy बहुत किस्म के। बहुत ज़्यादा शाई था। और लेकिन अपने दोस्तों के बीच में तो हम लोग बात करते हैं, वहाँ तो हम हाँ लोग जी। कॉन्फिडेंस ऐसा हो जाता है जैसे पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने इनका इंट्रोडक्टिव प्रेजेंटेशन होता है वो अटेंड किया। वो देख के मुझे लगा यार ये कोर्स करना चाहिए। और उस समय मेरे पास पैसे जो थे, मतलब मैंने डैडी से लिए थे कि मुझे ये स्कूटर खरीदना था। मैंने तब नई नई मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की जॉब शुरू की। अच्छा। तो मैं वही सोच में पड़ गया, या तो मैं ये कोर्स कर सकता था या मैं स्कूटर का जो पहले देना होता है वो पैसे दे सकता। तो मैंने कहा यार क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर वो उधर मनी बैठे हुए थे, उनका नाम मनी था, अभी वो आई थिंक दुबई में है। तो मुझे करने की तो इच्छा होती है, पर क्या हो ना, एक सामने से एक और वो मिल जाए मोटिवेशन की। तो उसने में मुझे यही बोला कि यार स्कूटर तो आप बाद में भी ले लोगे, पर ये कोर्स आपकी ज़िंदगी बदल देगा, तो मुझे लगता है कि आपको ये कोर्स करना चाहिए। तो मैंने, मेरी बैग था उसका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का, उसमें पैसे पड़े थे 7,000 रुपये, मैंने उनको दे दिए। तो उसके बाद मैंने फिर बैरी जॉन सर का कोर्स भी किया था। तो वो कोर्स करने के बाद वहाँ से 2 लोग ही हम लोग मतलब कामयाब हो पाए, रब जी की मेहर रही, उनकी कृपा से। तो आप लोग मुंबई आ गए थे काम ढूंढने के लिए? जी। किसी की रेफरेंस थी, किसी से बात हुई थी कि हम लोग आ रहे हैं कहीं काम है? क्या प्लान किया था आने से पहले? कुणाल को जब मैं मुंबई नहीं आया था एक्चुअली, उससे पहले से जानता था। मतलब हाँ। मैं इतना इस इंडस्ट्री के प्रति दीवाना था, मैं हाँ, हाँ। पैशनेट था कि कुणाल को मैं जब टीवी पे देखता था मुझे बहुत अच्छा लगता था। हाँ। और मैं फील करता कि यार ये मेरा दोस्त है। तो मैं उसको हमेशा दिल्ली एयरपोर्ट पे लेने जाता था, वो जब भी आता था मुंबई से। अच्छा। तब मैं कुछ नहीं था, आई वॉज नथिंग। तो लेकिन मुझे फिल्मों का शुरू से मन बहुत में था ज़्यादा, कि एक दिन इसके साथ फ्लाइट में उड़ के मुंबई जाऊंगा। ये नहीं था, मतलब मुझे ये अच्छा लगता था कि मैं कुणाल को लेने आया हूँ। मेरे लिए वो स्टार था। हाँ। क्योंकि वो आ रहा था, एक्टर है, बहुत टीवी सारे पे आता है। सीरियल्स पे आता था, हाँ। एड्स में आता था। हाँ। और वो फरीदाबाद में रहता था, तो मैं उसको एयरपोर्ट से फरीदाबाद छोड़ने भी जाता था। हाँ। तो वो बोलता था अरे यार तू इतना ज्यादा क्यों करता है। मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है यार, आई फील गुड। तो कुणाल के साथ फिर बहुत मजा आता था। और फिर जब मैं मुंबई आया तो मेरा एक रेफरेंस पॉइंट एक ही था, कुणाल। वैसे कुणाल ने मुझे एक चीज बोली थी कि भाई जब तू मुंबई आएगा ना तो 2 साल का पैसा लेके आइयो। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोच दी और सही बात कही, सही बात कही, कोई झूठी बात नहीं कही। लेकिन वो उसके चक्कर में मेरा टाइम ज्यादा वो हो गया, क्या हो गया? मतलब डिले हो गया मुंबई आना। अच्छा, क्योंकि पैसे इकट्ठे करने थे। पैसे इकट्ठे करने थे और हाँ। हो नहीं रहे थे 2 साल के पैसे। तो इसलिए किस साल में आप मुंबई आए? मुंबई 2007 दिवाली पे आया था। घर वालों ने मतलब कैसे भेजा? प्यार से भेजा या एक टाइम हाँ। लिमिट देके भेजी कि इतने टाइम में कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो आ जाना वापस? तो मुझे डर था डैडी का, बहुत ज्यादा डरते थे हम लोग डैडी से। वो होते ही है ना, घर में डैडी होते हाँ। तो एक, मम्मी से हमें कोई डर नहीं लगता था। मम्मी बहुत, मतलब प्यार दोनों बहुत ज्यादा करते थे, करते हैं। और मम्मी को मैंने बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ मुंबई एक्टर बनने के लिए। डैडी को मैंने बोला क्योंकि मेरी सिस्टर इधर शादी हुई है उनकी, तो मैंने कहा मैं अपनी बहन के घर रहने जा रहा हूँ। तो मेरे ना 4-5 सूटकेस थे। कह रहे इतने कपड़े? हाँ, कितने दिन के लिए जा रहे हैं? मैंने कहा 1 महीने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा फिर भी इतने कपड़े? मैंने कहा थोड़ा देखूंगा, अगर और टाइम लगा तो थोड़ा और टाइम बिताऊंगा। तो डैडी को सब कह रहे, मतलब वो कह रहे चल ठीक है जा। मम्मी को मैंने बता दिया था क्योंकि दिल्ली में एक्चुअली मैंने बैरी सर का कोर्स किया था, बैरी जॉन सर का। और उसके बाद मैंने अपना वो क्या कहते हैं, अपना पोर्टफोलियो खिंचवाया था। अच्छा, ये भी एक नई कहानी है, ये भी आपको बता हाँ, देते हैं। बताइए बताइए प्लीज, सब कहानियां सुनना चाहते हो। तो मुझे पता नहीं था कि भाई पोर्टफोलियो कहाँ खिंचाए। तो मुझे 2 लोगों ने 2 नाम बताए थे। तो इनका नाम मनीष था। तो मैं मनीष के पास चला गया। तो मनीष मुझे देख के बोलते हैं, नीचे से ऊपर देखा, कह रहे पाजी यार मैं तो सिर्फ लड़कियों की खींचता हूँ फोटोग्राफ, लड़कों की हाथ तक नहीं खींचो, आप तो सरदार जी हो। मैं क्या उनकी करिए। कह रहा चलो अब आप आए हो तो करते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ कपड़े ले आना बता दिया, या ऐसे ऐसे ले आना। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, मेरे पास इतने कपड़े पड़े थे, मैं सब उठा के उनके पास चला गया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो ऐसे कपड़े देख रहे हैं, कह रहे पाजी की कर रहे हो तुसी, हमें एक ही करना है पोर्टफोलियो, मतलब अलग अलग ड्रेसेस में बनाना है पर एक ही फोटो शूट करना है, 5 दिन का नहीं है हमारा शूट। मैं कहा पाजी अब आप ही देख लो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने फिर ड्रेसेस खुद से चूज की, क्योंकि उन्होंने फोटोग्राफ्स जब खींची तो उन्होंने कहा यार मुझे कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है, पर मैं खींच रहा हूँ, बस यू कैरी ऑन। उनको मजा आ रहा था क्योंकि मुझे कैमरा बहुत पसंद है, आई लव कैमरा। तो कैमरा बस आप जैसे एक्शन बोलोगे, इधर पाजी जैसे बोल रहे थे तो शुरू हो जाओ। उसके बाद फोटोग्राफ में वो यही बोल रहे थे कि यार मुझे पता नहीं है, और मैं फिर वहां से सब
मेरा हो गया पोर्टफोलियो, मैं चला गया। फिर जिस दिन उसका रिजल्ट आया, उनका फ़ोन आया, कह रहे पाजी फटाफट आ जाओ आप। मेरे को समझ नहीं आया कि यार क्या हो गया। तो मैं जब पहुंचा, उन्होंने जो फोटोग्राफ्स दिखाई, अरे एक से एक इतना बढ़िया लुक आया, मतलब रियली लव्ड इट। क्योंकि है ना, जब आप कैमरे से पसंद करते हो, आप आप कैसे दिखते हो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको कैमरे से प्यार होना चाहिए, आप अच्छे दिखोगे, क्योंकि अंदर की वाइब्रेशंस जाती हैं। ऑफ कोर्स। बस फिर उसके बाद वो आ गया, तो उन्होंने मुझे फिर एक लिस्ट दी थी कि इधर इधर आप चले जाओ। कहते पाजी बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। तो मैं उधर चला गया, उनको दिया, तो मुझे एकदम कॉल भी आ गया मेरे पास, वो भी मॉडलिंग के लिए। हाँ जी, मतलब उनका फोटोग्राफ खींचनी थी और एडवर्टाइजमेंट था एक्चुअली। अच्छा। मेरे पास आज भी वो पहला जो क्लिक हुआ था, उन्होंने निकाला था फोटोग्राफर ने, उन्होंने कहा पाजी ये देखो, मतलब वो सारा जैसा मैं सोच रहा था, बस रब जी की कृपा से वैसे ही आगे हो से रहा आगे हो रहा था। इतनी अच्छी फोटोग्राफ आई। वो फैमिली का ही था, मतलब मेरे साथ एक मेरी बेटी थी और मेरी वाइफ थी, ऐसा करके उसमें भी ऐसा ही था। और वो फिर एड दिल्ली के सब अखबारों में आया, बड़े बड़े, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया में, अच्छा। और बड़े बड़े ऐड आए थे। हाँ। अब इसका क्या फायदा हुआ कि मैं सोया हुआ था घर पे, सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरी मासी जी का फोन आया मेरी मम्मी को, सोनू अखबारिज की कर रहे हैं। सोनू अखबारिज की, मेरा घर का नाम सोनू है। तो फिर मेरे को जगाया फटाफट। तो रब जी ने मुझे ऐसे मदद की, मेरे घर वालों को ऐसे एक्चुअली पता चल गया कि मतलब आपने नहीं बताया था, वो डायरेक्ट न्यूज़पेपर से खबर मिल गई कि अभी मतलब मॉडलिंग और एक्टिंग में ही जाना है। तो फिर आप आ गए मुंबई दिवाली पे दीदी के घर का बोल के। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2007 में मैं देख रहा था कि भाई कौन सी टिकट मिलेगी, क्योंकि 2 साल का पैसा इकट्ठा नहीं हो रहा था। तो कुणाल ने तो बोला था 2 साल का पैसा इकट्ठा करो। फिर मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था दीपेश, तो हम दोनों आपस में बहुत बातें करते थे। तो उसको आर्मी में जाना था जी। और वो था जो मुझे पूरा मोटिवेट करता था, क्योंकि मैं उसे पूरा मोटिवेट करता था। तो वो एक बंदा था जो कभी मुझे उल्टा पुल्टा नहीं बोलता था। तो जब आपको ऐसा एक दोस्त हो ना, तो वो चीजें आपको आगे ले जाती है। आपकी लाइफ पहली बार कब बदली थी मुंबई आने के बाद, ये बताइए। मेरी लाइफ बदली मेन कि मुझे जब मैंने यहाँ पे भी आके कुछ जगह पे प्रोडक्शन हाउसेस में, मैं बहुत ज्यादा जगह नहीं गया था, आई थिंक 8-10 जगह ही गया था। वो प्रोडक्शन हाउसेस ज्यादातर इस तरफ ही थे, अंधेरी वेस्ट में। मैं उधर जाके फोटोग्राफ देके आ गया था खाली। जैसे मैं यशराज के बाहर भी जाके उधर पकड़ाया था, तो उसने ले ली, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, अरे यार इसने फोटोग्राफ तो ले ली। कह रहे सर हम अंदर पहुंचा देंगे। और मुझे आया था भी फोन। अच्छा। बहुत पहले की बात कर रहा हूँ, जब मैं तारक मेहता में नहीं आया था, मुझे उन्होंने बुलाया भी था। अच्छा। एकता कपूर जी के इधर भी बुलाया था, वो भी यहाँ पे है। अच्छा। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था, मतलब कैमरे के आगे परफॉर्म करना। फिर एक वक्त वो आया जहाँ पे, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, पर मुझे 2,000 रुपए की जरूरत थी और मैंने किसी से मांगे, उन्होंने मना कर दिए। तो वो चीज आपके साथ में ही मतलब आपके दोस्तों में ही आपने किसी से हाँ मांगा जी, उन्हीं से ही मांगा था। तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने कहा यार 2,000 रुपया क्या होता है, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे पास पैसे नहीं है। पर उन्होंने मना किया और वो बहुत, वो मुझे हुआ, पिंच हुआ उस चीज को, क्योंकि 2,000 रुपया कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने फिर बहुत दिल से प्रेयर करना शुरू कर दिया, रब जी सुनते हैं। आई थिंक हफ्ता नहीं हुआ, ये मुश्किल से मुझे, मैंने एक ऐड किया था, वो उसमें उर्मिला मातोंडकर जी जो हैं वो उसमें मेन थे। ये भी आई थिंक सोनी पे आने वाला था, वार परिवार। अच्छा। तो उसमें मतलब ऐड से पहले जो बनता ना एक ऐड, मोन्टाज या प्रोमो कह सकते हो उसको। यस, तो प्रोमो शूट था। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, दो फैमिलीज होती हैं, वो आपस सिंगिंग में लड़ती है। अच्छा। तो परिवार होता है वो लड़ता है, तो उसके उन्होंने नाम दिया था वॉर परिवार, मतलब वॉर हो रही है एक तरीके की परिवारों की, कि कौन सिंगिंग में जीतेगा। तो मैं को सरदार जी फैमिली का हेड बनाया था। तो उस समय उनको कोई सरदारनी नहीं मिल रही थी वहाँ पे, तो वो एक महाराष्ट्रियन थी, उनको उन्होंने सरदारनी बना दिया। मेरा क्या है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हो गया था, सब चीज़ें अच्छी थी, बढ़िया, तो उनसे बहुत घुल मिल गया। हमारा सेट के ऊपर ही बहुत अच्छा दोस्ती वाला वो बन गया रिश्ता। और उनका मुझे फ़ोन आया कि मेरा एक दोस्त है, उसको एक सरदार जी की ज़रूरत है, तो उधर चला जा। मैं कहा ठीक है। तो फिर उन्होंने जो नंबर दिया, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं अभी बाहर हूँ मुंबई के, मैं वापस आऊँगा तब मैं आपको फ़ोन करता हूँ। तो मैंने वेट किया, उनका कोई फ़ोन ही नहीं आया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने कहा मैं फ़ोन करता हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा यार मैंने तो छोड़ दिया। तो मैं कहा छोड़ दिया, अभी क्या होगा। तो उन्होंने फिर मुझे पर किसी और का नंबर दिया, वो अरविंद थे जिनका नंबर दिया। अरविंद जो अभी दुनिया में नहीं रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो अरविंद को मैं तब फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा आप आ जाओ ऑडिशन देने। थे 4-5, तो मैंने उनको भी बोल दिया यार वहाँ पे सरदार जी का कोई है तो चलो आप लोग भी। सब लोगों ने मुझे वो नेगेटिव कर दिया कि अरे ये तो उधर कांदीवली साइड में है, वो पैसे देने की बजाय पैसे मांगेंगे। अच्छा। कुछ नहीं है, छोड़ो।
ये बेकार है, इधर कुछ नहीं होता है, मतलब मुझे नेगेटिव मैं हो गया, मैं गया नहीं। फिर वही है, आप रब जी से जुड़ते हो, प्रेयर्स करते हो, तो रब जी ने वापस मोटिवेट कर दिया। मैंने कहा यार पैसे मांगेगा तो जबरदस्ती थोड़ी ना, पैसे नहीं दूंगा, मुझे कैमरे के आगे परफॉर्म करना है, तो मैं ऑडिशन तो दे के आऊँ, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मैं चला गया फिर वहां पे, उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी, इतनी बड़ी स्क्रिप्ट थी, तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, टक 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 पढ़ी, और मैंने कहा ओके। कह रहा ओके आपको याद भी होगी? मैंने कहा हाँ जी याद होगी। अच्छा। क्योंकि बैक ऑफ द माइंड उन्होंने नेगेटिविटी डाली हुई थी ना। तो मैंने वो दिया ऑडिशन बहुत ही बढ़िया हुआ, और उन्होंने कहा ठीक है हम आपको बताते हैं। मैंने कहा यार इसने तो पैसे नहीं मांगे। मैं वापस चला गया। उसके बाद आई थिंक 1-2 दिन नहीं हुए, उनका वापस फोन आ गया कि आपका एक और ऑडिशन लेना है। तो मैंने कहा अच्छा आप पैसे मांगेंगे। हाँ एक चीज अच्छी होगी कि जो भी दयाशंकर पांडे जी हैं, जो हमारे क्रिएटिव कंसल्टेंट भी हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा में, और उन्होंने चालू पांडे जी का रोल भी किया, तो वो मुझे दिख गए। अरे आपने उस समय गंगा जल मैंने उनकी देखी थी, तो मैंने कहा गंगा जल में आपने क्या रोल किया यार? शुरू में अजय देवगन जी आते हैं और आप कैसे उनको वो करते हो, फिर आपके साथ होता है, फिर आप जान भी दे देते हो अपनी, कि यार तेरे को तो सब याद है। मैंने कहा हाँ जी आपने रोल ही इतना अच्छा किया। फिर उन्होंने कहा चलो ऑडिशन लेते हैं। तो वहां पे पहली बार मैं जेनिफर को मिला, जिन्होंने रोशन का रोल किया। तो वहां फिर हमें वो सिचुएशन दे दी गई कि एक आप लस्सी पी रहे हो और बाहर से बॉल आती है, शीशा टूटता है, कांच टूटता है, और आपके मुंह पे लस्सी गिरती है, अब आप रिएक्ट करो। बस मुझे तो ऐसे सीन्स में बहुत मजा आता है कि मुझे एक सिचुएशन बता दिया जाए। तो वहां पे उन्होंने ये दिया, तो जेनिफर थोड़ी सी उस समय कॉन्फिडेंट नहीं थी, थोड़ी नर्वस थी। फिर एनर्जी तो वो हो जाती है ना, तो मैंने पूरे कॉन्फिडेंस से वो करना शुरू कर दिया। तो उनका भी बहुत अच्छा हुआ, हमारे एक्शन रिएक्शन बहुत अच्छे गए, मैं केमिस्ट्री एकदम बन गई। तो मैं कुछ बोलूं खत्म करूं तो वो सामने से बोले, वो सामने से बोल के खत्म करे तो मैं बोलूं, तो बहुत अच्छा हुआ। इवन जो धर्मेश भाई थे हमारे पहले डायरेक्टर, बाद में खुद कट किया कि ये लोग रुकने वाले नहीं। अच्छा। हम रुके ही नहीं, हम कंटिन्यू करते ही चले गए। जो बहुत सारी बातें कर रहे थे वो पता चला वो प्रोड्यूसर है असित भाई। तो उन्होंने जेनिफर को पहले अलग बुला के बात की, उनसे जो भी बात हुई, मुझे आज भी नहीं पता वो क्या बात हुई, आप मुझसे पूछिए। मुझे अलग से क्या बात थी? ऑफ कोर्स पैसे की बात हुई एक्चुअली, कि मेरे से भी बोला कि भाई इसको 5000 पर डे देंगे, और मैंने उनको कोई अमाउंट बोला था जो मैं अभी आपको नहीं बोलूंगा, और वो मान गए, और मुझे लगा मुझे ज्यादा बोलना चाहिए था। तो बस जेनिफर जी ने मुझे अभी ये बताया जब मैं उनके घर गया, कि उन्होंने मतलब काफी ज्यादा अमाउंट बोला था। अब उन्होंने मुझे वो नहीं बताया ना, मैंने पूछा उनसे। कह रहे फिर उन्होंने मतलब तब असित भाई ने बोला था कि नहीं भाई इतना नहीं, इतना करूंगा मैं ऐसा। अच्छा। तो वही चीजें सोच के मुझे ये लग रहा है, मुझे नहीं पता उनको कितना ऑफर किया था असित भाई ने। सो कमिंग बैक टू योर स्टारडम, कब पता चला कि यार अब लोग जानने लगे, मतलब मजा आ गया, कमाई चल रही, काम मिल रहा है और लोग भी जान रहे हैं, मतलब दिस इज व्हाट आई वांटेड। इसका तो ये है कि असित भाई ने मुझे एक बार बोला था, क्योंकि ये लोग गुजरात बहुत जाते थे, कहते यार राजकोट गए थे ये लोग, तो कहते यार वहां पे लोग मुझे पता क्या बोलते हैं, कहते हमें तो जेठाप्रा चाहिए, अच्छा, लेकिन साथ में सोडी भी चाहिए, उसके बगैर हमको जमता नहीं है। अच्छा। काफी टाइम से मेरी किसी से भी बातचीत नहीं हुई है वापस आने के बाद। सिर्फ असित भाई से मिले आप असित मोदी से? हाँ असित जी से मैं मिला। क्या बातचीत रही, कैसा रहा? क्योंकि उन्होंने आपके लिए ट्वीट किया था, इनिशियली तो नहीं किया था, फिर लोग वही सोच रहे थे कि क्या बात है, तारक मेहता की तरफ से कोई भी ट्वीट नहीं, कोई अपने शो में भी शाउट आउट दे सकते कि यार हमारे सोडी गायब है, लापता है, उसके लिए हम ये चाहते हैं, प्रे करते हैं कि आ जाए कहीं से भी। तो फिर उन्होंने ट्वीट किया था कि जहाँ भी हो मैं प्रे करता हूँ सेफ रहे। फिर आप कह रहे हैं कि आपकी मुलाकात हुई, तो बताइए क्या वापस हम शो में देखेंगे या क्या बातचीत हुई? तो इसमें यह है, एक तो मैं इस चीज़ पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा किसने शाउट आउट किया नहीं किया, आई डोंट नो। मुझसे ये भी सवाल किया गया कि किसी ने फ़ोन किया कि नहीं किया, तो मैंने कभी, मेरे तो फ़ोन बंद थे, तो किसने फ़ोन किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम। रशीद भाई के पास मैं इसीलिए मिलने गया था क्योंकि उनका मैसेज था कि कॉल में। अच्छा। क्योंकि जब मैंने फ़ोन ऑन किया तब वो मैसेज आया मुझे, तो मैंने उनको कॉल तो नहीं किया क्योंकि मेरा वैसे मुंबई आने का कोई इरादा नहीं था वापस आने के बाद। मीडिया बहुत, मतलब मेरे घर पे डैडी को फ़ोन आते थे एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पे डैडी थे। तो भक्ति जी ने भी बताया मुझे कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ोन आते थे रात को। डैडी मतलब बहुत चिंतित थे, ये भी मैं आपको बता दूं, और मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट करवाई सारा, टाइम टू टाइम वो मीडिया को जवाब देते रहे, बात करते रहे। तो डैडी को ही फ़ोन आते थे, तो मैं मीडिया में उस समय बात नहीं करना चाहता। मेरा माइंड थोड़ा ऐसा था कि मुझे किसी से बात ही नहीं करनी थी एक्चुअली। मैं बस रब जी के उसमें और अपने मम्मी डैडी, और जो बहुत ही मेरे चुनिंदा जिन्होंने मेरे पूरे वक्त में साथ दिया, मैं बस उनके साथ ही बात करना चाहता था। तो इसीलिए
थैंक्स टू आप सबको, जितने भी मेरे मीडिया वाले भाई बहन हैं, सब लोगों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ, थैंक यू, क्योंकि आप लोगों ने हर बात लोगों तक पहुँचाई, वो जी, जानना चाहते जी। थे। तो वहाँ पे मैं इसलिए नहीं बात करना चाहता था क्योंकि मेरी इच्छा नहीं थी। और एक अजीब बात भी हुई कि कुछ लोगों ने मेरे को इवन पुलिस वालों ने भी ये पूछा कि आप ये पब्लिसिटी स्टंट किया था। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हैं, पब्लिसिटी स्टंट बड़ी अजीब सी बात है। मैंने कहा पब्लिसिटी स्टंट ही करना होता तो मुझे तो मीडिया वाले जितने भी अपने हैं मुझे कब से कह रहे थे कि आप इंटरव्यू दो, तो मैं चाहता तो बहुत सारे इंटरव्यूज दे देता। हाँ, of course. बहुत सारी चीजें हुई, Of बहुत courस। लोगों ने इंटरव्यूज हाँ। दिए, दैट इज देयर लाइफ, उनकी इच्छा दे रहे हैं। तो आप एक उससे करके आप एक चीज बोल रहे हैं, एक बंदा परेशान है, उसकी फैमिली परेशान है, आप उसको इस ढंग से दिखा रहे हो। मैं आप लोगों के लिए भी प्रेयर करता हूँ, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान आपके लिए भी बहुत अच्छा करे। अब मुझे ऐसे लगता है कि आप किसी के बारे में ना गलत सोचो, ना गलत कहो, ना कुछ भी नहीं। बदल गई है 25 दिन में मेरी लाइफ। तो असित भाई ने आपको बुलाया, फिर क्या बात हुई? तो आप बहुत से मिल सकते हो, उनको थैंक यू कह सकते हो, उन्होंने आपको ये सीरियल दिया, सब बढ़िया रहा, अच्छा था। जो भी मेरा मेरा तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरी फैमिली रही है, आई रियली लव्ड इट। और मैं कल भी उससे प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ, और मैं कल भी प्यार करता रहूंगा, क्योंकि इसको हम सारे एक्टर्स ने प्लस क्रू ने, मतलब कैमरे के आगे कैमरे के पीछे वालों ने उस समय से शुरुआत की जब बंजर जमीन थी। और आपने एक बात बोली थी जो मैं रह गया तनुज वाली बात में, तो असित भाई को नहीं पता था कि ये इतना सीरियल चल जाएगा। तो तनुज ने एक बात बोली थी, मुझे नहीं पता ये बात किसी को पता है कि नहीं, तनुज ने ये प्रेडिक्ट किया था, बिकॉज ही इज अ ब्राह्मण ऑल्सो, तो वो थोड़ा देखता भी है ये सब चीज़ें। तो उसने कहा था कि 5 साल तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ। और असित भाई ने बोला था अगर 5 साल चल गया तेरे को गाड़ी गिफ्ट दूंगा, क्योंकि उसने जो प्रेडिक्शन की थी वो तो सच निकली, ये बात तो है। 5 साल से ज्यादा चला, अभी तक चल रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। रब करे अच्छा रहे, बढ़िया रहे, लोगों को पसंद आता रहे। गुरचरण जी, तारक मेहता में जो आपका किरदार था सोडी का, एकदम फन लविंग, मस्ती की बात, किसी के लिए भी लड़ जाना, भिड़ जाना, किसी से भी लड़ जाना, तो एक सोडी का हमने रूप वहां देखा था। लेकिन जब आप शो से गए तो उसके बाद सोशल मीडिया पर और मीडिया में भी आप बहुत कम थे। फिर अचानक से 26 अप्रैल 2024 को एक खबर आती है कि गुरचरण सिंह मिसिंग है। फादर ने दिल्ली पुलिस में मिसिंग की कंप्लेंट लिखवाई है, और कंप्लेंट में कहा गया कि 22 तारीख को आप घर से निकले थे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए मुंबई जाने के लिए, लेकिन आप मुंबई नहीं पहुंचे और आपका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। तो क्या हुआ था और क्यों आपने ये कदम उठाया था? 22 अप्रैल को मेरे डैडी का बर्थडे होता है जी, वो आपने मैं- फोटो भी डाली थी, वो आपकी हाँ शायद जी। लास्ट पोस्ट थी गायब होने से पहले की। जी, अब इसमें तो बहुत सारी बातें हैं एक्चुअली। कोरोना से ही बहुत सी चीज़ें चल रही थी, हालात कुछ वैसे चल रहे थे जिसमें मैंने आपको बोला कि 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, कुछ काम नहीं हो काम रहा करने की था, आप ट्रेनिंग जी, प्रोग्राम्स भी करना चाहता था, जी। क्योंकि जैसे मैं आप बदला ट्रेनिंग देना Yes, चाहते थे। फिर उसमें और भी चीज़ें मैं ढूंढ रहा था कि सेल्स वाली चीज़ें हैं वो हो जाएं। तो मुझे एक्चुअली बिजनेस करना आता नहीं है, मैं जी, आपको साफ बोल जी। रहा हूँ। उसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरा बहुत पैसा गया। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे कितना फिगर आपका लॉस हुआ? अगर तारक की बात करूँ तो तारक में तो मुझे 4-5 करोड़ का लॉस हुआ है मिनिमम। मतलब अगर मैं करता कंटिन्यू तारक तो मुझे 4-5 करोड़ रुपया जेब में होते 100%। तो उतना मुझे वहाँ से लॉस हुआ है। और जो मैंने मेरे पास पैसा था उस हाँ, समय सेविंग से। वो सारी सेविंग्स चली हाँ, गई। जी। और मैं मतलब मेरा रब जी के प्रति कुछ ज़्यादा ही वो होता जा रहा था, प्लस सेटबैक पे सेटबैक हो रहे थे हर तरफ से ही। और भी कुछ चीज़ें चल रही थी जिसमें मतलब जो मुझे लगता था कि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, वैसी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो जो मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो पा रही थी, एक्चुअली हर्ट कर रही थी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो मैं तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हूँ, तो वो जो चीज़ें हो रही थी वो मुझे लग रहा था कि मतलब क्या हो रहा है, क्या है। घर परिवार में कुछ ऐसी सिचुएशंस हाँ, थी? बहुत सारी चीज़ें थी एक्चुअली। जी। तो बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, ऐसा चल रहा था। और मैं दिल से यही बोलता हूँ कि मतलब सबका भला हो, लेकिन मुझे लग रहा था मेरा भला नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली मुझे नहीं पता मैंने ये कहीं बात बोली है कि नहीं बोली है, मैंने इससे पहले भी एक बार ट्राई किया था जाने का सब कुछ। हाँ, तब भी ऑन द स्पॉट ही हुआ था। तो बस मैं जा नहीं पाया क्योंकि नहीं हुआ मुझसे। और फिर वापस मैं नॉर्मल लाइफ में चला गया कि मतलब कोशिश करते हैं, कुछ करते हैं, बहुत सी चीज़ें। तो इधर भी मतलब ऐसा नहीं था, मतलब चीज़ें सेट ही थी कि भाई चलो कुछ ना कुछ हो जाएगा, करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके आसपास जो हो रही होती हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रही होती है। और वो तकलीफ़ बहुत ज़्यादा वाली तकलीफ़ हो जाती है बेसिकली। मैं वहाँ से अब एकदम ही बना मेरा प्रोग्राम और मैं वहाँ से निकला। तो मैं गया था एक्चुअली वहाँ से
वो दिल्ली में वो है बाईपास बोलते हैं एक्चुअली, जी। तो मैं वहाँ चला गया था। मुझे नहीं पता था मैं कहाँ जा रहा हूँ एक्चुअली। अच्छा, लेकिन आपकी टिकट तो बुक थी, आपने नहीं, जाने से पहले टिकट मेरी मुंबई की बुक थी, हाँ जी, पर मैं एयरपोर्ट नहीं गया था। एयरपोर्ट नहीं गए थे। वो जैसा सीसीटीवी आपने देखा भी होगा, जी, दिल्ली जी, पुलिस आई ने थी, दिखाया हाँ जी। था, तो मैं वो रोड से निकल रहा था, वो मेरा हाँ, ही है। एयरपोर्ट के पास से ही वो जगह की नहीं, एयरपोर्ट के पास नहीं है, वो अच्छा। थोड़ा मतलब पालम एरिया कहलाता है वो। जी। तो वहाँ से मैं जा रहा था क्योंकि मैंने एटीएम से पैसे निकाले थे, वो भी बोला गया था, वो भी हुआ। और मैं एक्चुअली रिक्शा ढूंढ रहा था, ऑटो रिक्शा। तो मैं ऑटो रिक्शा पकड़ के वहाँ से उधर चला गया। तो वहाँ की सीसीटीवी नहीं मिली, वो मुझे नहीं पता। वो कह रहे तो कि आप एक सेकंड यहाँ पे टोकूंगी, आप मुंबई नहीं जाने वाले थे, आपने टिकट बुक कराई थी और आपने मुंबई में अपनी फ्रेंड भक्ति को कहा था कि आ रहा हूँ मैं, वो भी एयरपोर्ट पर गई थी आपको पिक करने, तो ये क्यों कहा था? चीज़ें ऐसी चल रही थी ना कि मतलब उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रहा था, सब कुछ छोड़ के बस चले जाओ यहाँ से। तो मैंने इसलिए कुछ लोगों को बात भी की थी जिनको पुलिस इंटरोगेशन ज़्यादा हुआ एक्चुअली। तो मैंने तो उनको थैंक यू करने के लिए फ़ोन किया था सबको कि भाई थैंक यू है आपका वैसा। तो जो मैं वहाँ से बाईपास पहुँचा तो मुझे नहीं पता था मैं किधर जाने वाला हूँ। तो वहाँ से अमृतसर की बस मिली मुझे, तो मैं उसमें बैठ गया एक्चुअली। और मैं अगले दिन सुबह अमृतसर पहुँच गया। तो अमृतसर पहुँच गया तो उधर फिर मुझे कुछ पता नहीं था मैं किधर जाने वाला हूँ, क्योंकि होटल में नहीं जाना था मुझे, जा ही नहीं सकता था। मेरे पास आईडी भी नहीं था कोई भी उस समय एक्चुअली। तो बस मतलब मेरा कोई प्लान नहीं था कि मैं इधर जाने वाला हूँ उधर जाने वाला हूँ, जिधर रब ले जाएगा उधर जाने वाला हूँ। प्लान एक ही था कि मुझे पहाड़ों पे चले जाना। अच्छा। मैं हिमालयाज़ में पहुँच जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि मुझे वही था कि वहाँ पे कोई महापुरुष मिल जाएंगे, संत महापुरुष तो आपको जो। किसी ने पहचाना नहीं, बिकॉज यू आर पॉपुलर फेस? एक तो मेरा ऐसा रूप नहीं था, जी। और मतलब काफ़ी चीज़ें मेरी चेंज थी। इवन आई वॉज सरप्राइज्ड कि लोग, कभी कभी मुझे लगता था कि बंदा मुझे पहचान रहा है, मैं वहाँ से हट भी जाता था। हाँ। बहुत जगह ऐसा मुझे लगता था, पर कोई सामने से कभी नहीं बोला सिवाय एक के। वो शिमला बस स्टैंड पे हुई थी चीज़, बाकी कभी किसी ने मुझे सामने से आके बोला ही नहीं। अच्छा। तो मुझे नहीं पता वो लोग मुझे पहचानते थे या नहीं पहचानते थे। मुझे लगता था ऐसा कि ये पहचान रहे हैं, मेरे बारे में बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कुछ मिसिंग की बात हुई होगी इसलिए होगा। लेकिन जैसे मैं अब ट्रेन में भी सफ़र किया उसमें, तो क्योंकि तो उसमें जनरल कंपार्टमेंट होता है, तो उसमें मैं करता था, क्योंकि मैं ये तो कर नहीं सकता था बुकिंग। अच्छा, बुकिंग होती तो पता चल जैसे जाता। स्लीपर क्लास होता है या एसी का क्लास होता है, जी। तो ना मेरे पास वैसे पैसे थे और ना मैं वैसा कर सकता था। तो जनरल में क्या होता है, आपको कोई वो नहीं देना है, आपको कोई पहचान नहीं देनी, कुछ नहीं। तो मैं जनरल का वो टिकट ज़रूर लेता था, टिकट लेके मैं सफ़र करता था। तो उसमें फिर जैसे आप 3 गेट होते हैं, तो सेंटर वाले गेट पे अगर आप खड़े हों तो वहीं पे बैठने की जगह होती है। तो ऊपर से वहाँ पे अगर कोई मोबाइल देख रहा है तो मैं उधर देखने की कोशिश करता था कि शायद मेरी कोई तो न्यूज़ आएगी, लेकिन कभी कोई न्यूज़ दिखी नहीं। आपके पास मोबाइल भी नहीं था, तो आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी आपके बारे में क्या चल रहा है। जी। और दूसरा मुझे ये था कि भाई अब इनका कोई मेरी वो नहीं है, तो मेरी यही सोच थी कि भाई रिपोर्ट तो ज़रूर होगी अगर मैं नहीं मिलूँगा तो 2-4 दिन देखेंगे, उसके बाद भूल जाएंगे सब लोग, इधर कितना किसी ने ध्यान देना। और मैंने जैसा सोचा वैसा मुझे दिख भी रहा था, क्योंकि कहीं पे भी मुझे कोई ना, मुझे मेरे पास आके कोई बोल रहा था, और मैं किसी का मोबाइल देख भी रहा था ऐसे, तो मुझे उसमें भी कोई न्यूज़ नहीं दिख रही थी। तो मुझे लगा जैसा मैंने सोचा वैसा ही हुआ है एक्चुअली रियली। और ये जो मैंने बताया आपको, एक शिमला वाले जो थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। अब वो पहचानने का रीज़न ही ये था कि रब जी नहीं चाहते थे कि मैं आगे जाऊँ, क्योंकि उस दिन मेरा वहाँ पे रात को मैं बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, लुधियाने रेलवे स्टेशन पे मैं बहुत बार सोया, ट्रेन में बहुत सोता था मैं। अच्छा। हाँ। और तो होटल, धर्मशाला ऐसा कहीं भी? गुरुद्वारा साहब में कभी एक गया था मैं, गुरलैंड टेम्पल गया था, वहाँ पे मैं रुकता था। वहाँ पे बहुत बड़ा है ना, तो बहुत संगत होती है, तो वो सोई होती थी, मैं भी साथ में सो जाता था। उधर लुधियाना में एक गुरुद्वारा साहब है, उधर जाके सोता था। तो वहाँ सोने का ये भी होता था कि वहाँ पे मुझे कपड़े वपड़े धोने का, नहाने को भी मिल जाता था, क्योंकि वहाँ जगह होती है। आप कपड़े कितने कैरी करके गए? बहुत ही कम थे मेरे कपड़े। एक पैंट मैंने अभी बोला भी कि एक पैंट मैंने 17 दिन लगातार पहनी, जो मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में नहीं किया था, कि एक ही पैंट मैंने 17 दिन। और मैंने उस दिन भी प्रेयर की कि रब जी अब मेरे को ना कुछ खारिश वारिश सी हो रही है, मेरे को ये पैंट धोने का कुछ मौका दो आप। मैंने सुबह प्रेयर किया और मुझे वैसा मौका मिल गया, और मेरे को एक गुरुद्वारे में वैसी जगह मिल गई जहाँ पे मैं आराम से पैंट धो पाया।
क्योंकि धोने के बाद मैंने उसको सूखने डाला और वही पैंट मुझे पहननी थी वापस एक्चुअली। धूप बहुत ज़्यादा थी तो वो सूख भी गई और मैंने पहन ली, पूरी नहीं सूखी थी पर सूख। और जो मैं एक टी शर्ट पहनता था ज़्यादातर वही धो के वापस पहनता था, गीली टी शर्ट पहन लेता था मैं एक्चुअली। तो वो बहुत ज़्यादा मेरा हुआ था और वो क्योंकि डार्क कलर की थी तो मुझे लगता था किसी को पता तो चलेगा ही नहीं, और धूप से वो सूख भी जाती थी। शुरू में तो मैं एसी बस में सो जाता था एक्चुअली कि भाई आराम से मुझे नींद आ जाए, क्योंकि मुझे नींद का वो बहुत हो जाता था कि यार नींद नहीं मिल रही है, तो नींद नहीं मिलेगी तो डिस्टर्ब हो जाता है बंदा पूरा। और गुरुद्वारे जाता था तो रात को ज़्यादातर जागता था, वहाँ पे लंगर भी खाता था, होटल्स में भी खाया मैंने। और बस ये था कि उस दिन जो रात को वो लड़के ने मुझे पहचान लिया शिमला में, तो उसने मतलब सीधे बोल दिया आप सोडी पाजी जैसे दिख रहे हो। मैंने उसको मना भी किया मैं नहीं हूँ, तो उसने बोला मेरे दोस्त से एक बार बात कर लो, वीडियो कॉल पे वो कराना चाहता था। तो मैं फिर वहाँ से एकदम निकला कि बाहर जोन सी बस खड़ी हो, तो मुझे चंडीगढ़ की बस दिखी, मैं उसमें बैठ के निकल गया वहाँ से। तो अगर वो लड़का मुझे नहीं पहचानता तो मेरा अगले दिन का यही था कि अगले दिन सुबह एज सुन एज पॉसिबल जो भी पहली बस मिलेगी 4 बजे 5 बजे, तो मैंने आगे फिर वो पहाड़ों में चली जाऊँगा आगे बहुत मतलब और लंबा ट्रिप शिमला के आगे जो पहाड़ों में ले जाते हैं ना, तो मेरा वही था मुझे जहाँ पे भी ले जाए मुझे कुछ नहीं है, मैं हिमालयस तक बस पहुँच जाऊँ। क्योंकि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था मैं इधर जाऊँगा या उधर, हिमालयस में किधर जाऊँगा मुझे नहीं पता था। मुझे दो ही चीज़ें थी कि कोई संत महापुरुष मिलेंगे उनकी सेवा करूँगा, मुझे गाइड करेंगे कैसे इस रास्ते पे आगे जाना है, क्योंकि आपको नहीं पता और ऐसे जो होते हैं उनको पता होता है। मैंने कहा नहीं तो ठीक है, कोई जगह मिल जाएगी गुफा फूफा, वहाँ बैठ जाएंगे और क्या होगा, फिर जब तक रब जी ने रखना है रखें। तो यहाँ पे मतलब मेरा ये था कि सुसाइड वुसाइड तो नहीं करना, कुछ भी हो जाए। तो क्योंकि पहाड़ों का टाइम उधर था, मेरे पास कपड़े भी वैसे नहीं थे, एक कंबल मैंने खरीदा था ब्लैंकेट जो आर्मी वालों का था वैसा था, तो उसने मुझे एक्चुअली काफ़ी बचाया था उस जगह भी, क्योंकि रात को बहुत ठंड थी और वो बस स्टैंड नया बना था और आसपास पूरे शीशे ही शीशे थे वैसा था, तो उससे मैं बच गया था एक्चुअली। तो मेरा ये था कि मैं आगे चला जाऊँगा और उस हिसाब से, और मैं मतलब उस समय परेशान नहीं था एक्चुअली, मतलब मुझे लग रहा था अब रब जी के पास जा रहा हूँ, अब रब जी संभालेंगे सारा कुछ। कभी ऐसा नहीं लगा कि सारी सुख सुविधाएं छोड़कर, मोबाइल नहीं, गाड़ी नहीं, एसी नहीं, मैं ये किस रास्ते पे आ गया, क्यों कर रहा हूँ? मैं बहुत खुश था एक्चुअली, सीरियसली बताऊंगा इसको भी मैं, मतलब एक स्पिरिचुअल आनंद होता है, एक ये नहीं हमें कार मिल गई ये वो वाला खुशी नहीं था, ये अलग टाइप का खुशी है जिसको आनंद बोलेंगे। मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी, मैं मतलब ऐसे ऐसे जगह वॉशरूम गया हूँ जहाँ पे मतलब, क्योंकि सुबह का टाइम आपको जाना ही है, पेट साफ करना है, तो कहाँ करोगे, तो गुरुद्वारे में तो चलो हो जाता था, पर वैसे नहीं तो ऐसी ऐसी जगह जाता था। ओह, तो रब मेहर करे सब पे, ऐसी ज़िंदगी ना दे किसी को। और फिर नहाने का भी बहुत रहता था, अभी कहाँ नहाना है, तो गुरुद्वारे में मिल जाता था मुझे नहाना, तो उधर अच्छे ढंग से हो जाता था, वरना कई बार 1-2 दिन ऐसा होता था नहीं नहाने को मिलता था। और 1-2 दिन बाद फिर नहाना ही पड़ता था क्योंकि गर्मी का टाइम था और आपको वो ये पसीने की बदबू आती थी, फिर आप ही को नहीं वो लगता था दूसरों को कैसा होगा। इस वजह से मैं निकला, बहुत से कष्ट हो रहे थे, वो ज़्यादा तकलीफ़ में थे, ये मुझे कोई तकलीफ़ ऐसे नहीं लग रही थी। मतलब मैं देखा कितने लोग ऐसे ज़िंदगी जी रहे हैं। जब आप गए थे तो आपके गायब होने के 4 दिन बाद आपके पिताजी ने पुलिस में कंप्लेन की थी और मीडिया में फिर बात आ गई थी, और फिर हर रोज़ थोड़ी थोड़ी खबरें आपको लेकर आ रही थी कि ढूंढ रहे हैं, मोबाइल की लोकेशन यहाँ मिली है और इस रास्ते पर गए हैं, ये सारी चीज़ें आ रही थी। आपको किस दिन पता चला कि अब मीडिया में बात आ गई है और पुलिस मुझे ढूंढ रही है क्योंकि पिताजी ने मिसिंग कंप्लेंट दी है, और परेशान भी हो रहे हैं पेरेंट्स, मीडिया उनसे सवाल पूछ रही है, सभी लोग पूछ रहे हैं। आपके फादर ने कम से कम 2-3 बार कहा होगा कि मैं परेशान हो गया हूँ, मैं अपने बेटे को वापस पाना चाहता हूँ, कहाँ है मेरा बेटा? कितनी हैरानी की बात है कि ये कोई बात मुझे पता नहीं चली। मैंने वही बोला कि मैं ढूंढता था कि किसी जो मोबाइल में किसी के मेरे को दिख जाए वैसे खबर, मुझे कहीं पे कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि कोई मुझे पहचानता भी, मुझे लगता था ये पहचान रहा है, तो भी किसी ने आके मुझे ये नहीं बोल रहा आप ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है, तो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो मुझे लगता था वही कि भाई कोई किसी को वो नहीं है, और मेरे 2 भाई एक बहन है, उन्होंने मम्मी डैडी को संभाल लिया होगा, तो चलो अब मैं जिस रास्ते पे जाना चाहता हूँ आराम से वो चीज़ हो जाए। तो मैं सीरियसली मतलब इसको करना ही चाहता था। और फिर मैं जिस दिन मेरा 12 मई को बर्थडे था तो मैं गोल्डन टेम्पल पहुंचा था वहाँ पे, तो मैंने 2-3 दिन उधर ही निकाले थे पूरा, और वो मेरा मतलब बेस्टेस्ट टाइम था एक्चुअली, स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से भी और जो मैं सोचता था उसके हिसाब से भी। लेकिन वहाँ पे भी ये होता था कि जब मैं वहाँ से जाता था तो फिर लोग तो देखते ही थे, तो मुझे लगता था कि यार ये मुझे देख के बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी फिर पंगा हो जाएगा। तो मुझे वही लगा यहाँ नहीं, मतलब एक टाइम वहाँ पे मुझे ऐसा लगा था कि मुझे यहाँ रुकना रहना चाहिए, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा। तो फिर कब आपने डिसाइड किया वापस लौटने का, और
क्या वो पॉइंट था कि डिसाइड किया कि अब जाना चाहिए? वो जब वहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा थी गोल्डन टेम्पल में, जहाँ पे सत्संग रब जी की कृपा से हुआ, और वो जो उसके बाद से मेरे अंदर चेंज आना शुरू हो गया कि मुझे तब मेरे को मतलब ये होना शुरू हुआ कि यार क्या वापस चला जाऊँ। वैसे मैं क्वेश्चन तो ये करता था क्योंकि मेरी कुछ चीज़ें चल रही थी जिसमें मैं वही कह रहा था कि यार मैं आगे क्यों नहीं जा पा रहा हूँ, हिमालयस पे नहीं जा पा रहा। अच्छा, जो आपकी जर्नी है वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मतलब मैं उधर शहरों में ही घूम रहा हूँ, जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहाँ नहीं। शिमला तक भी पहुँच गया पर शिमला से आगे नहीं जा पाया। तो मैं फिर इसलिए सवाल करता था आप क्या चाहते हो। तो मेरे पास तो कोई नहीं था किसी से बात करने के लिए, मेरे पास रब जी थे, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं से ही बात करता हूँ। फिर ऐसा होता तो मेरा वही होता कि क्या चाहते हो आप, मैं वापस जाऊँ या मैं आगे चला जाऊँ, आपसे पूरा जुड़ूँ। अब यहाँ पे ये बात, अब सॉरी लेकिन कुछ मुझे अंदर से कुछ उनकी तरफ से आई चीज़ है वापसी आने का, तो मैं उस हिसाब से फिर मतलब मुझे लग गया था कि मुझे वापस जाना होगा। बैक ऑफ द माइंड तो यही था कि मुझे आगे चले जाना है। तो मैं जब प्लान बना लिया मैंने कि वापस मैं जा रहा हूँ, मैं ट्रेन में बैठा, वो ट्रेन एक्चुअली पानीपत स्टेशन से दूसरी जगह चली जाती है, दिल्ली नहीं जाती। तो मैं पानीपत उतरा तो मैंने पता किया तो पता चला सुबह 4 बजे अब ट्रेन आएगी। तो मैं एक्चुअली एक दिन पहले आ जाता। तो जब ऐसा हुआ तो मैं सुबह तक वहीं था, फिर सुबह ट्रेन पकड़ के वापस कालका चला गया। तो मैं वही रास्ते में ये पूछता रहा भाई आप क्या चाहते हो, क्योंकि अब आप चाहते होते तो मैं दिल्ली पहुंच जाता, फिर आपने पानीपत पे ब्रेक मार दी, तो आप क्या चाहते हो, मैं चला जाऊं या मैं वापस चला जाऊं। तो मैं कालका तक पहुंच गया और मेरा वही चलता रहा, अब अगर आप वापस ले जाना है तो ले जाओ, इधर ले जाना है तो इधर ले जाओ। तो वो जो ट्रेन में जब मैं जा रहा था ना, तो वहाँ पर वही हुआ था कि अंदर से बहुत ज़्यादा हुआ वापस जाने का। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि चलो वापस ही चलते हैं, ऐसा नहीं है। ये जो जर्नी थी ऑफ कोर्स ये आपकी लाइफ की अब स्पेशल जर्नी रहेगी 25 दिन की, और आपके ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत इसने मदद की, आपका माइंड बहुत फ्रेश हुआ या आप और फोकस हुए अपने काम के लिए। लेकिन आपको लगता है अगर ये चीज़ आप कह के जाते तो इतना टेंशन नहीं होता, मम्मी पापा भी इतने टेंशन में नहीं होते, सभी लोग इतने परेशान नहीं होते? खुशबू जी एक्चुअली अगर आपको पता होता ना पहले से कि ऐसी चीज़ें होती हैं तो आई थिंक मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें बहुत से इंसान ना करें। तो मुझे इसका अंदाज़ा ही नहीं था कि ऐसी चीज़ें हो जाएंगी। फिर मुझे, मैंने पहले ही बोला 0.1% भी अंदाज़ा होता ना कि ऐसा ऐसा हो जाएगा तो मैं जाता ही नहीं। अब वो 25 दिन में फिर बहुत सी चीज़ें हुई हैं। अब मैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पिरिचुअल जो आप नहीं बोल सकते। नहीं, कोई बात नहीं, बट आप वापस आ गए वो बहुत अच्छी है। इसका मैं एक फ़न पार्ट आपको बताऊंगी, क्योंकि आपका टेलीविज़न पर जो कैरेक्टर है वो बहुत हंसाने वाला है, मस्ती मज़े करने वाला है, कभी सीरियस नहीं रहता है, एकदम फ़न की बात करता है। तो जब आपकी हमने न्यूज़ करी थी कि गुरचरण जो है वो खो गए हैं या ये, तो लोगों ने कमेंट्स किए, तो उनमें से मैंने कुछ फ़न कमेंट्स निकाले हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि लोगों ने क्या गेस किया। एक यूज़र है, उसने बोला कि कनाडा में ढूंढो, कनाडा चला गया, बिकॉज पंजाबी अक्सर कनाडा चले जाते हैं घर छोड़ के। तो वाओ कनाडा। एक ने कहा कि असित मोदी ने गायब करवाया होगा। मतलब लोग कुछ भी सोच सकते हैं इंस्टिंक्ट, बिकॉज उस टाइम आपके शो में से काफी लोग क्विट कर रहे थे और काफी तारक मेहता की भी कंट्रोवर्सीज चल रही थी, तो ये भी लिखा है लोगों ने, असित मोदी ने काम करवाया। ओह माय गॉड। देखो जी, मुझे ये लगता है कि कुछ लोगों ने मुझे बोला भी था, जैसे वो भी न्यूज़ एक चली थी कि मेरा किडनैप हो गया। हाँ, किडनैप भी, ये भी लिखा है। तो मैंने कहा कोई पीछे से आके कुछ सुंघा के बेहोश कर दे तो अलग है, वरना सब्जी कितनी तो मेर है। एक यूजर ने तो कहा कि क्योंकि आप शो में हमेशा पार्टी शार्टी की बात करते थे तो पार्टी शार्टी करने गए होंगे। क्या रियल लाइफ में आप अल्कोहल पीते हैं, ड्रिंक करते हैं? मैं वही कह रहा हूँ कि मैं रियल लाइफ में ड्रिंक्स नहीं करता हूँ, मैं बियर भी नहीं पीता हूँ, और वहाँ पे जो मुझे डांटते थे वो लोग पीते थे। उल्टा था। शो की बात मैं करना चाहूंगी, इतने टॉप के रनिंग शो का आप हिस्सा थे और ठीक ठाक कमाई, ठीक ठाक क्या और अच्छी कमाई ही चल रही होगी, बिकॉज कहाँ से आपने शुरू किया, इतने साल इतने बड़े स्टार भी बने, आपने छोड़ा वो आपका डिसीजन था, लेकिन क्या कभी रिग्रेट फील हुआ कि यार नहीं छोड़ना था? हाँ, बेसिकली क्या है इसमें, एक तो डैडी का उस समय सर्जरी थी जी, वो भी एक इश्यू था, और भी कुछ बातें थी उसमें जो पब्लिक डोमेन में एक्चुअली नहीं है, मैं बोलना भी नहीं चाहता। तो मुझे कोरोना के बाद ऐसे ही हो गया था कि मुझे रब जी की तरफ जाना है। अच्छा। तो वैसे तो कोई रिग्रेट नहीं हुआ। अब क्या है कि लोगों का जो इतना आ जाता ना प्रेशर कि वापस आ जाओ, ज्वाइन कर लो, वो चीज़ की वजह से मैं असित भाई से एक्चुअली एक वो भी रीज़न रहा उनसे मिलने का
क्योंकि वो प्रेशर बहुत ज़्यादा बन जाता है, फैंस यही चाहते हैं आप आ नहीं, जाओ आपके वापस जितने से। भी वीडियोस है सब पे कमेंट्स यही है, जी। आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। तो मैं इस पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मैंने इस पे ऑलरेडी बोल दिया है जी। कि भाई मेन बॉस जो हैं जी उनका आपने वो देख लिया है, जी और उसके बाद मेन क्वेश्चन होना चाहिए तो उनसे होना चाहिए ये हाँ वाला। जी। खुशबू जी आप हैरान होंगे, ये रब जी की आप मेहर देखो कि 4 साल में प्यार बढ़ गया है। जी कोई आर्टिस्ट अगर एक शो से नहीं रहता ना तो उसको लोग भूल जाते हैं, जो दिखता है वो बिकता है। हाँ। पर यहाँ ज्यादा प्यार बढ़ गया क्योंकि लोग पुराने एपिसोड से देखते रहते। तो क्योंकि पुराने कैरेक्टर्स निकल गए शो से, तो कंटेंट वाइज और पॉपुलैरिटी वाइज थोड़ा शो इफेक्ट हुआ है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज रोशन जो जेनिफर मिस्त्री है उन्होंने शो छोड़ा है, मोनिका भदौरिया ने, दिशा वकानी ने शो छोड़ा है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो शो का अब जो गिरावट आई है कंटेंट वाइज, लोग बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि अब शो में कुछ रहा नहीं, मज़ा नहीं रहा। देखिए इस पे मैं कुछ बोल चुका हूँ पहले, फिर से नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि जो बॉसेस हैं उनको देखना चाहिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, मैं इस बात को तो साफ साफ बोलना चाहूँगा कि हमें जो लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं, थैंक यू टू देम। लेकिन जो लोग नहीं अब देख रहे हैं और जो छोड़ के जा रहे हैं, हमें उन्हें भी सुनना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये मैं अपने लिए या बाकी एक्टर्स के लिए नहीं बोल रहा जो चले गए हैं, मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि जो वहाँ नए एक्टर्स भी काम कर रहे हैं, भगवान उनका भी भला करे, उनको भी आगे बढ़ाए, वो भी इंसान है भाई, उनकी भी फैमिलीज हैं। जेनिफर जी को भी मैंने इंटरव्यू किया था और उनका केस तो बहुत ही उलझा हुआ था, और उनके साथ जो कुछ हुआ वो तो मतलब बहुत पेनफुल है, जो भी उन्होंने अपनी दास्तां शेयर की हमारे साथ। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बोली कि जब उन्होंने शो छोड़ दिया तो सारी जो टीम थी जो उस वक्त शो के अंदर काम कर रही थी, उन्होंने भी कांटेक्ट छोड़ दिया। पीछे से सब बात करते थे, सामने से कोई सपोर्ट करने को तैयार नहीं, कोई बात करने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि मतलब इवेंट में भी लोग दूर भाग जाते हैं, ऐसी थी। शी सेड कि गुरचरण ने मुझे मदद की थी, उन्होंने सपोर्ट दिया था, और पुलिस केस का भी मामला था तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था। जेनिफर से मैं मिला था, मैंने ये भी कोशिश की थी, मतलब मेरे लिए यही होता है कि अभी जैसे ये दोनों हैं भाई, ये मैं दोनों को ही जानता हूँ, तो मेरा ये है कि दोनों का आपस में वो हो जाए। तो मैंने ये कोशिश की थी कि दोनों मिलके बैठ के बात करें। ये मैंने ट्राई किया था मेरी तरफ से। मतलब मुझे आजकल तो ऐसा लगता है आप भलाई भी करो ना तो उसमें भी आपका बुरा निकाल देते हैं लोग। तो मैं उस डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, पर मैंने ये कोशिश की थी कि दोनों मिलें आपस में, क्योंकि हम लोग तो साथ में ही रहे हैं। तो जो भी जैसा भी है आपस में बात करो, उसको क्लियर करके ख़त्म करो चीज़ों को, बेसिकली जो अच्छे ढंग से हो, सबको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, हाँ सब अच्छे ढंग से हो गया। ठीक है, वो चीज़ नहीं हो पाई, मैंने ये कोशिश की थी। और मैं ऐसे नहीं बोलता कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरी फैमिली में, आप देखो 4 साल में मतलब जो था, मैंने तारक मेहता से रिलेटेड कभी कुछ गलत नहीं बोला कुछ है। नहीं बोला, आप तो चुपचाप, मतलब मीडिया में जी। भी नहीं थे, कहीं नहीं थे। मेरे को बोलना नहीं था, मैंने नहीं बोला। जी। और अभी भी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ बस इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं, तो ये मेरा जब, क्योंकि मैं तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा नहीं देखता हूँ, है ना। तो जो लोग मुझे, मेरे फैंस आके मुझे बार बार बोल रहे हैं, तो वो चीज़ मैंने बोली है, क्योंकि उनकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनके ओपिनियन की रिस्पेक्ट करना चाहिए, दे आर आवर फैंस। तो अगर वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो आप वो कंटेंट पे क्या प्रॉब्लम है उस पर आप डिस्कशन करके उसको वो कर लो। जा रहे हैं और जाने दिया जा रहा है, वो भी एक सवाल उठाता है। शैलेश लोढ़ा, मतलब उनका तो मामला कोर्ट तक पहुंचा, तब जाके उनको उनकी पेमेंट का सॉर्ट आउट हुआ। जेनिफर मिस्त्री का तो सेक्सुअल हैरेसमेंट और पूरा केस। मोनिका भदौरिया भी बहुत परेशान हुई और उन्होंने भी, ये कैरेक्टर्स थे, रनिंग थे, इनके जाने से शो को डैमेज हुआ है, तो इनको क्यों जाने दिया गया? ऐसी क्या चीज़ें थी कि सॉर्ट आउट नहीं हो सकती थी? क्या कहीं ईगो क्लैशेस थे? बिकॉज मोनिका ने कहा कि असित मोदी के अंदर एक ईगो बहुत है कि मेरी वजह से चल रहे हो तुम, ये जो गाड़ी है ना ये भी मेरी वजह से, वो उन्होंने इंटरव्यू में बोली है ये बात। तो देखिए मैं ये तो नहीं बोलना चाहूँगा, मैंने पहले भी नहीं कभी कुछ बोला, मैं अभी भी नहीं बोलना चाहूँगा। मैंने उसको हमेशा फैमिली मांगा है और फैमिली माना है, और साथ में मैंने थैंक यू ही बोला है कि चलो जो भी हो, रब जी ने मुझे इनकी तरफ से दिया है, तो मैं इसलिए थैंक यू ही बोलता हूँ हमेशा। बस मैं इसमें ये ज़रूर बोलना चाहूँगा क्योंकि ये सीरियल आगे भी चले, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। इंडियन फैमिलीज को जोड़ा है, पूरा परिवार साथ बैठ के टीवी देखता है ये शो। पॉजिटिव भी सोचो ना, उसको भी नेगेटिव रूप में ले लिया जाता है, तो फिर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाती हैं। तो अब चीज यही है कि अब आप यहाँ पे हो, सपोज आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप क्या करोगी? सॉल्यूशन बताइए। बातचीत करके सॉर्ट आउट करेंगे जी ना। तो अगर वो चीज रास्ता ही ना मिले तो क्या करेंगे? अब जैसे मेरे साथ होता था, तो मैं वहाँ पे, मतलब मेरे साथ सोहेल का अच्छा रहा, सोहेल का नाम ले रहा हूँ,
क्योंकि सोहेल को मैं बताता था मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो बहुत प्रॉब्लम सुनी जाती थी और सॉर्ट आउट भी होती थी। ज़्यादातर सोहेल मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर देता था। मैंने अच्छा। बोला मेरा सोहेल के साथ हमेशा अच्छा तो रहा। फिर फीमेल एक्टर्स के साथ क्यों ज्यादा वो पकड़? मुझे नहीं पता उनका क्या होता था, क्या नहीं होता था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो इन्होंने बोली हैं उसमें काफ़ी बातें सच भी हैं। तो मैं पर्टिकुलर नहीं बोलना अच्छा। चाहूँगा ये सच है, ये जी सच है। जी। सेट पर माहौल कैसा रहता था? कई बार जैसे जेनिफर जी का तो पंगा ही इसलिए हुआ था कि वो 2-3 घंटे अपने घर जाना चाहती थी और वापस आना चाहती थी। हर एक का किसी ना किसी से इश्यू हो जाता है, सेट पे ये चीज़ें चलती ही हैं। तो अब उसमें उनके साथ वो प्रॉब्लम वो फेस कर रही थी, तो मैं तो उस समय नहीं था वहाँ पे। जो ये बात हाँ की जी, बात है, क्योंकि मैं कोरोना के हाँ। बाद नहीं आया, उससे पहले की कोई बात है तो वो मैं बता सकता हूँ। हमने पहले भी आर्टिस्ट को इंटरव्यू किया है, उनमें से बताया गया कि जो दिलीप जोशी है, शो के मेन फेस, उनके ऊपर भी चेयर फेंकी गई सेट पर। एक्चुअली क्या हुआ था, मेरा शूट ख़त्म हुआ था, मैं वहाँ से निकल के अभी दोनों हमारे जो सेट हैं वो फिल्म सिटी में है। तो मैं एक जो घर वाला सेट होता है घर के अंदर का, मैं उस सेट से मेरा ख़त्म हो गया था और दूसरे सेट पे चला गया। तो उस दौरान ऐसा कुछ हो गया, मैं मानता हूँ ये हुआ है, और क्योंकि मुझे ये बात बताई गई और मैं वहाँ से चला गया, उसके बाद ही ये बात हुई है, ऐसा मुझे पता चला। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ है, ये मुझे बताया गया। उसमें फिर रसिद भाई फटाफट आ गए थे, उन्होंने पैचअप कराई चीज़ें फटाफट कि शो दिलीप इज़ जी ने इम्पोर्टेंट। स्टैंड नहीं लिया, मतलब क्या कैसे सुलह कराई? मुझे क्या पता चीज़? नहीं ना, मैं वहाँ पे था जी। नहीं, पर मैंने ऐसी बात सुनी कि ऐसा हुआ है, तो मुझे लोगों ने बताया ऐसा हुआ है, तो ये मेरी बात सुनी हुई है, क्योंकि आई वाज नॉट प्रेजेंट देयर। तो उस इंसिडेंट के बाद क्या सेट पर फिर माहौल बदला? जैसे सोहेल जिसने कुर्सी फेंकी थी, तो कहते हैं कि फिर दिलीप जोशी मतलब सोहेल बिल्कुल बात करना बंद हो गया था, दिलीप जोशी मैं से उस चीज़ कांटेक्ट में नहीं नहीं जाना करेगा चाहूँगा, वो। मैं इसमें जाना चाहूँगा कि दिलीप भाई बहुत ही प्रोफेशनल है जी। और उनको पता है कि शो इज़ एवरीथिंग, यस। और उसी वजह से उन्होंने उसको अपना अच्छे ढंग से किया है। तो मुझे लगता है इन बातों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। ठीक। एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वो चीज़ हुई थी, उसके बाद वो ख़त्म हो गई। एक बार वो पार्टी शार्टी वाला डायलॉग तो बोल दो। ये रोशन डालेंगे अगर सामने बैठ गया था, सोनिया आई लव यू, तो वैसा करके आता था। और मैं कॉलेजेस में जब भी जाता हूँ उधर कभी ऐसा बोलता हूँ, तो उन लोगों को, यंगस्टर हैं, उनका वो रोमांटिक रिलेशनशिप रहता है तो उनको बहुत पसंद आता है वो। और अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि इंटरव्यू के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि आज हम एक स्पेशल डे मिल रहे हैं हाँ। इनसे। तो स्पेशल डे की बात ये है कि इनका जो इंस्टाग्राम है वो 1 मिलियन प्लस हो चुका है। 1 मिलियन प्लस फॉलोअर्स हैं इनके इंस्टा पर। तो उसी Thanks के for thank you. सेलिब्रेशन के लिए हम लोग यहाँ पर मिले हैं और पार्टी शार्टी करेंगे केक काट कर, पार्टी शार्टी करेंगे केक काट कर। बिना दारू वाली। और यारो आपने ये 1 मिलियन कर दिया, और अभी हम बॉलीवुड ठिकाना के साथ ये मनाने जा रहे हैं, तो मेरा इधर सबको थैंक यू है। प्लस इस समय मैं कर्जों में हूँ जी। और मैं इसीलिए मेहनत करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं लोगों से काम मांग रहा हूँ कि मुझे काम दीजिए। मुझे लगता है मैं कैपेबल हूँ, तो लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और मैं अर्निंग्स करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मैं अर्निंग्स करूँ, मैं लोगों के पैसे उतारूँ। नीयत साफ़ है, लेकिन नीयत तभी साफ़ रहती है अगर आप लोगों के पैसे देना शुरू कर देते हैं। करेक्ट। तो अर्निंग शुरू हो जाएगी, तो मेरा एज सून तो एज क्या उस पॉसिबल। टाइम ऐसा कुछ हो रहा था कि कुछ पर्टिकुलर लोगों से पैसों को देने का दबाव आ रहा था, इसलिए आप घर छोड़ कर गए? या नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी बैंक का और वो जो चल रहा है मेरा क्रेडिट कार्ड का, उसका मैं कहीं ना कहीं से कुछ मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे पे और उधार इसलिए चढ़ गए। पहले लोन को उतारने के लिए लोन तो लिए। क्या आपने किसी से डिस्कस किए जो आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में थे, तो दोस्तों से किसी से डिस्कस किया, मदद मांगा? आपने नहीं किया डिस्कस? मतलब मैंने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन जब ये अभी सिचुएशन से पहले मैं ले रहा था पैसे, हाँ जी। मैं बहुत कम हैं लोग जिन्होंने मुझे मदद की, पर की। उनकी वजह से मैं सरवाइव कर पाया ये चीज़। तो आपके आसपास ऐसे लोग हैं जी। तो ये सरवाइव जो मैंने किया, उसके बाद हमारे दिल्ली में प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मतलब करोड़ हैं, छोटा मोटा भी नहीं, बहुत ज़्यादा करोड़ है। मैंने आपको जो बताई उससे 10 गुना ज़्यादा है जो मुझे तारक मेहता में लॉस हुआ। तो 50 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। क्योंकि ये बात 2017 की थी, जब हमारी कोई बात चल रही थी उधर, जो क्योंकि वहाँ पे दुकानदार बैठे हुए हैं, तो उनके साथ जो बात चल रही थी उसमें वो 55 करोड़ की चल रही थी। अच्छा। तो उन्होंने उस समय हाँ कर दी थी। ये बात गुरुद्वारा मोती बाग साहब दिल्ली में है, वहाँ पे बात हुई थी ये वाली। फिर उनकी कुछ और चीज़ थी, वो कह रहे थे ये दिखाओ वो दिखाओ ऐसा, तो हम वो चाह रहे थे कि भाई क्लैरिटी हो जाए, तो हम उस हिसाब से करें। फिर अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि पिछले साल भी उनकी, हमारे जो वकील साहब हैं और मेरा नेफ्यू और मेरे डैडी, तीनों से बात चल रही थी, बाकी घर में किसी को नहीं पता था। तो वापस उनके साथ बात हुई तो उन्होंने कहा हमारा 35 करोड़ का बजट है। अच्छा। तो वो वाली बातचीत चल रही थी।
तो उसके बाद फिर आगे बात गई तो वहाँ पे अभी उन्होंने कहा कि वो तो बस बात ही करते हैं, अच्छा, फाइनल कुछ डील करते नहीं हो नहीं पा हैं। रहे। तो अभी रिसेंटली मैं उनसे मिल के आया था, मैंने उनसे कहा कि भाई जो भी है उसको कर लेते हैं, हम्म, क्योंकि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि Yes. आपका भी फायदा हो, हमारा भी जी। फायदा हो और उधर जो लोग बैठे हैं उनका जी, भी फायदा हो, जी, किसी को जी। नुकसान ना हो। जी, सब लोग कहेंगे इस प्रॉपर्टी से हमें फायदा तो हुआ। प्रॉपर्टी को सॉर्ट आउट करके आप कर्ज मुक्त होना चाह रहे हैं। ये मैं चाह रहा था, हम्म, इसीलिए मैं दिल्ली में ये पूरी कोशिश कर रहा था, जी। क्योंकि मैं अब एक्चुअली वापस नहीं आना चाहता था। मेरा जी। ये था कि पैसे आ जाएं, हम्म, क्योंकि हमारे घर में 6 लोग हैं जिनको ये होगा, तो मैंने कहा चलो भाई सबको अपना अपना वो हिस्सा मिल जाए, क्योंकि मुझे किसी भी मामले में किसी के साथ हाँ जी। झगड़ा नहीं करना है। तो उस हिसाब से सारी चीज़ें चल रही थी, तो मैंने कहा भाई सबका हो जाए। तो मेरा तो ये भी बोल दिया था, मेरा जो हिस्सा होगा मेरा कर्जा उसी में से उतारूंगा, तो मैं अलग से वो नहीं कहूँगा, मैंने ऐसा भी बोल दिया था। तो मुझे पता था उससे मेरा कर्जा भी उतर जाएगा, मेरे पास कुछ पैसे भी बच जाएंगे, तो उससे मैं अपना देख लूँगा कैसा क्या करना है, जी। क्योंकि मेरी अभी बहुत पहले जैसा था वैसी ड्रीम्स नहीं रही थी। जी। तो जब मैं इसीलिए मैं मुंबई आना भी नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे अब नहीं करना था ये सब। लेकिन सिचुएशन या ये बोलूँ कि रब जी का हुक्म नहीं है वैसा, तो इसीलिए मैं अब मुंबई आया। तो मुंबई आया हूँ तो अब मैं पूरे तरीके से आया हूँ। अभी मेरे को पूरा काम करना है, मेहनत करनी है, और जो चीज़ें हैं मेरी एक्चुअली जितना प्यार मुझे मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं बॉलीवुड ठिकाना की तरफ से आप सबको बोलूँगा कि अभी भी जो देख रहे हैं, ये मैं किसी और मतलब बॉलीवुड ठिकाना पे भी बोल रहा हूँ, पहले भी मैं बोल चुका हूँ कि यारो मुझे काम चाहिए, मैं अच्छा काम करूँगा, आप बताओ कैसा क्या करना है। और पेड ब्रांड कोलैबोरेशंस भी मिल जाएँ तो मैं पूरे अच्छे ढंग से वैसा करूँगा, लेकिन अच्छी वाली करूँगा जिससे मेरे फैंस को फ़ायदा हो। तो मैं ऐसी कुछ भी उठा के नहीं करूँगा। तो बातें बहुत सारी होती हैं, पर फाइनल क्या करना उस पे मेन चीज़ होती है। तो आप प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मुझे ब्रांड कोलैबोरेशंस अच्छी वाली दिलवाओ जिसमें मेरे फैंस का फ़ायदा हो। मैं पूरे तरीके से उसमें जुड़ के आपके साथ करूँगा। तो मुझे इस समय पैसा चाहिए और मैं मेहनत करके पैसा कमाना चाहता हूँ। तो जो इसमें अभी मुझे मदद करेगा, हेल्प करेगा, तो आई थिंक दे आर द मतलब गॉड ब्लेस यू ऑल। क्योंकि चीज़ ऐसी है ना, हालात ऐसी है कि अर्निंग्स होंगी तो ही यारो वो होएगा। तो आप में से कौन है हमारे प्यारे-प्यारे लोग यार जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं? और मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगा। आपका जो भी जैसा भी प्रोडक्ट है, बस मेरी एक ही वो है कि मेरे जितने फैंस हैं, जहाँ ये चीज़ जाएगी तो प्रोडक्ट वैसा होना चाहिए कि उनको फ़ायदा हो। वो चीज़ है तो मैं पूरी वैल्यू आपके ब्रांड को दूँगा, मेरे फैंस को वैल्यू मिलेगी और मैं बेस्ट से बेस्ट वैल्यू दूँगा। मुझे बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में समझ है, कर सकते हैं, तो मिल के करेंगे तो सबको फ़ायदा होगा। मैं हमेशा सबका फ़ायदा सोचता हूँ। तो प्लीज़ बॉलीवुड ठिकाना की तरफ से मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब प्लीज़ एक ऐसे बंदे को सपोर्ट कीजिए। इतने सारे लोग अभी प्यार करते हैं, सब चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब आपने देख लिया, तो इसका रिस्पेक्ट करते हुए सामने से आइए, मिल के करेंगे, तगड़क करेंगे। मुझे बताइए, समझाइए, जैसा भी जो भी है। और मेरी तरफ से किसी को भी अगर दिल दिखाओ तो आई एम सो सॉरी। और जिन्होंने मेरा दिल दुखाया मैं उनको दिल से माफ़ी देता हूँ। ज़िंदगी छोटी सी है यारो, प्यार मोहब्बत से जियो। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत दा पला। थैंक यू गुरचरण जी हमसे बात करने के लिए, अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और आपकी जर्नी देखकर बस यही लगता है कि राइट नाउ आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो है काम। तो जो लोग हमारे बॉलीवुड ठिकाना को देख रहे हैं, आप लोग इंडस्ट्री से हैं, प्रोडक्शन हाउस में हैं, कास्टिंग में हैं, तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ गुरचरण जी को कांटेक्ट कीजिए, इन्हें काम दीजिए, इन्हें काम की ज़रूरत है। ये अपने करियर को रीस्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही टैलेंट है इनके अंदर और बहुत ही खुश दिल, बहुत ही साफ दिल इंसान है। इन्हें ज़रूर काम दीजिए, इनके रीस्टार्ट में इनकी मदद कीजिए। थैंक यू खुशबू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रा।